विद्यार्थियों सुप्रभात। आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम सभी लहासा की ओर पाठ को पढ़ चुके हैं। आइए हम सभी दो बैलों की कथा पाठ को पढ़ेंगे आज, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत भावात्मक कथा के माध्यम से किसानों और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित करने का अद्भुत प्रयास किया है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कई तरह की विपत्तियां भी झेलनी पड़ती हैं। अतः कहानी परोक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। विद्यार्थियों, पाठ में या हम सभी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। लेखक ये लिखता है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा न सुना। जितना चाहो मारो गरीब को, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई पड़ती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुड़ेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। यहाँ इस अंश में सहिष्णुता शब्द का अर्थ है सहनशीलता। सहिष्णुता अर्थ का है सहनशीलता। और फिर यहाँ आगे दिया हुआ है ब्याही हुई गाय। ब्याही हुई गाय का मतलब जो गाय अभी बच्चा दी हुई होती है वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुलेल करने का मतलब है क्रीड़ा करना। कुलेल करने का मतलब है क्रीड़ा करना। और विषाद शब्द का अर्थ है उदासी। और पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है अंतिम सीमा तक। तो यहाँ लेखक लिखता है कि कभी गधे को खुश होते हुए नहीं देखा। बैसाख महीने, बैसाख जो है हिंदी का एक महीना है, तो बैसाख महीने में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता हो, धूल में लौटने लगता है। आगे लेखक लिखता है, पर हमने कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का मतलब है उदासी, यानी गधे के चेहरे पर हमेशा उदासी दिखाई पड़ती है। चाहे वो सुख दुख हो, चाहे दुख हो, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। लेखक ये लिखता है कि ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा मतलब अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। यानी सारे गुण, ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वो सब उस गधे में दिखाई पड़ते हैं। वो बिल्कुल शांत रहता है, चाहे किसी भी स्थिति, कोई भी स्थिति आ जाए। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर तो कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहा जाता है कि सीधापन
ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे आदमी को हर कोई उपेक्षा करता है। देखिए ना, भारतवासियों की अभी अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। भारतीय बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमें, कुसमें मतलब मुश्किल समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। यदि कोई उन्हें कोई बात कहता भी है तो उसका विरोध नहीं करते हैं, चुपचाप सहन कर लेते हैं, फिर भी वो बदनाम है। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति उपेक्षा करे या प्रताड़ित करे तो उसको सहन करते जाएं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक यहाँ लिखता है कि जैसे को तैसा जवाब देने का आदत उनको होता तो वो सभ्य कहलाने लगते, क्योंकि जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। गढ़ बना देने का मतलब है कि उसके गिनती होने लगी, गणनीय हो गया, सम्मानित हो गया। तो जापान जो है, जापान के ऊपर जब युद्ध हुआ तो वो उस युद्ध में उसने डट कर के सामना किया। तो एक ही युद्ध ने जापान को जो है सभ्य जातियों में गणनीय बना दिया। आगे लेखक लिखता है कि लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, बैल के लिए बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिल जाता है। अड़ियल मतलब जिद्दी, जिसको कहते हैं मरकहा बैल। और भी कई रीतियों से अपना वो असंतोष प्रकट करता है। मतलब बैल जो है, यदि उसके हिसाब से नहीं कुछ कार्य होता है तो वो अभी अपना असंतोष, उसका विरोध भी प्रकट करता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। आगे लेखक लिखता है कि झूरी कांची के 2 बैलों के नाम थे। झूरी कांची एक व्यक्ति है जिसके 2 बैल होते हैं जिनके नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति का मतलब है पश्चिम के जाति के, एक पछाई मतलब है बैलों के एक प्रकार की नस्ल। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे। मतलब उनका जो शरीर है वो स्वस्थ था, सुंदर था, और काम में चौकस, बहुत फुर्ती से काम करते थे, और उनकी शारीरिक कद काठी जो है बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक भाषा का मतलब है मौन भाषा में, विचार विनिमय करते थे। यानी विचार विनिमय का मतलब है कि मौन भाषा में एक दूसरे की बात को समझना, आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात वो कैसे समझ जाता यह हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों की श्रेष्ठता, सबसे श्रेष्ठ जीव जो है मनुष्य है। लेकिन कहा जाता है कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी इस बात से वंचित है, उसे वह सुविधा नहीं है, या वह ऐसा समझ पाने में वंचित रह जाता है, अभाव में रह जाता है। दोनों बैल जो है हीरा मोती एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं। विग्रह का मतलब है अलगाव के नाते नहीं,
विनोद भाव से, प्रेम भाव से, आत्मीयता, अपनेपन के भाव, आत्मीयता का मतलब है अपनेपन के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होती थी, धौल धप्पा होने लगता था। जैसे दो मित्र मिलने पर एक दूसरे के पीठ पर हाथ रख करके अपनापन जताने हैं, आत्मीयता का भाव दर्शाते हैं, वैसे ही दोनों मित्र जो है अपनी सींगों को मिला करके आत्मीय भाव और विनोद के भाव से सींगों को मिला लेते थे, अलगाव के भाव से नहीं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। चेष्टा मतलब प्रयास। यह होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को जब दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। लेखक यहाँ लिखता है कि दोनों बैलों में इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों जो है एक साथ जो है जब नाद में खली भूसा पड़ जाता था तो दोनों एक साथ ही उठते थे और एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ ही बैठते। उसमें से यदि एक नाद में से मुंह हटा लेता था तो दूसरा जो है वो भी हटा लेता था। इसलिए लेखक लिखता है कि दोनों बैलों में बड़ी आत्मीयता थी, दोनों बड़े प्रेम भाव से रहते थे। दोनों बैल जो है एक दूसरे के ऊपर भार न देने का प्रयास करते थे। जब खेती के काम में उन्हें लगाया जाता था तो वो ये कोशिश होती थी कि अधिक से अधिक भार जो है मेरे ऊपर रहे। इतना ख्याल रखते थे दोनों बैलों का, इतनी आत्मीयता थे दोनों बैलों में। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। पाठ का शेष भाग का व्याख्यान अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।